सो लास्ट ईयर हमने करीब 65 की सेल करी थी। खाना तो हम लोग बाहर से मंगवाते थे और घर पे चारों चूल्हे पे हमारे सिर्फ तेल ही बनता रहता था। तो जब मेरा बेटा स्कूल जाता था तब सब चढ़ाते थे तेल एकदम सुबह 6 बजे और 12-1-2 बजे तक सिर्फ तेल ही बनता रहता था। तो मेरी वाइफ ने नाना जी का एक रील बना के इंस्टाग्राम पे डाला और वो पहली रील ही ना 3-3.5 मिलियन व्यूज़ पे पहुंच गई। और जो दिन के 1-2 ऑर्डर आते थे वो 50-60-100 इंक्वायरीज में कन्वर्ट हो गई। मम्मी का फ़ोन आया, कुछ हो गया है, नाना जी का अकाउंट में पैसा आया जा रहा है, वेबसाइट को बंद कर। हमें 5 दिन के अंदर करीब 2.5 करोड़ रुपये का ऑर्डर आया विदाउट पेमेंट गेटवे। मेरा नाम सिद्धांत अग्रवाल है, मैं अवीमी हर्बल का को फाउंडर हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द मनी मिनट पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा, आपने हमें होस्ट करा बेसिकली, नॉट ज्वाइन। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या था और आपने कैसे शुरुआत करी? मैं दिल्ली से हूँ, बाय एजुकेशन में सीए हूँ और दिल्ली से सूरत में करीब 12 साल पहले शिफ्ट हुआ था। मैं सूरत आया, मैंने सीए की पढ़ाई चालू करी और पढ़ाई करते करते मैंने एक फैक्ट्री पे जॉब करना चालू कर दिया था कपड़े का काम सीखने के लिए। उस समय मेरा रूटीन ऐसा था, मैं सुबह ट्यूशन के लिए जाता था सीए की, वहाँ से आता था एक फैक्ट्री पे जाता था कि मशीन चलती कैसे है, क्योंकि मुझे कपड़े के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। फिर वहाँ से आके मैं जो नई फैक्ट्री सेटअप करनी थी वहाँ पर जाता था और उनके साथ पूरे दिन काम करता था। फिर रात को 7-8 बजे घर आके वापस से पढ़ाई में लग जाता था। और जब तक मेरा सीए कंप्लीट हुआ, तो सीए कंप्लीट हुआ और मेरी शादी साथ में हो गई। तो शादी से पहले मैं मम्मी से डेली का 100 रुपये कुछ लेता था पेट्रोल के लिए, इसके लिए। शादी के बाद वो लेने में शर्माने लगी, तो वहाँ से एक नीड पैदा हुई कि अब अपना कुछ करना पड़ेगा। और मैंने मम्मी से लाख रुपए लेके अपना कपड़े का काम चालू किया और वहाँ से मेरी एक एंटरप्रेन्योर जर्नी चालू हुई। अच्छा, तो आपको क्या हमेशा से लगता था कि कुछ अपना शुरू करना है, या मतलब ये भी था कि जैसे आप जॉब भी कर रहे थे उस वक्त, तो क्या मतलब माइंडसेट क्या था उस वक्त आपका? जॉब मेरे लिए कभी भी एक ऑप्शन नहीं था मेरा, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। परिस्थितिवश मुझे हमने बहुत एक हाई से बहुत लो पे आ गए थे हम लोग। एक समय ऐसा था कि स्कूल की फ़ीस भी नहीं पे कर पाते थे हम लोग। जॉब एक काम सीखने के हिसाब से मैंने चालू किया था, लेकिन हमेशा मन में एक बर्निंग डिज़ायर था कि चालू तो मतलब करना तो अपना खुद का काम है। तो वो जॉब भी बहुत ज़रूरी था, वहाँ से सीखने का मिला, एक्सपीरियंस मिला, बात कैसे करते हैं सब कुछ सीखने को मिला, और लेकिन बिजनेस ही करना था। अच्छा, तो जैसे आपने बताया आपने अभी क्लोथिंग ब्रांड शुरू करी, तो अवीमी हर्बल का आइडिया कैसे आया और वो स्विच कैसे करा आपने कि यार हाँ एक और ब्रांड लॉन्च करनी है? इसके पीछे एक थोड़ी बड़ी स्टोरी है। रमज़ान का जो सीज़न रहता है वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा सीज़न रहता है कपड़े के काम में, और कपड़े का काम पूरा उधारी का रहता है। जब लॉकडाउन लगा तो उससे पहले हमारे पास करीब 6-7 करोड़ का घर में स्टॉक था और करीब 6-7 करोड़ की मार्केट में उधारी बाकी थी। जो कोविड का जैसे ही लॉकडाउन लगा तो बहुत ही ग्लूमी सिचुएशन हो गई थी। हमें नहीं पता था कि वो मार्केट से पैसा आएगा क्या, जो घर में कपड़ा पड़ा है वो बिकेगा क्या, तो घर का खर्चा तो चलाना था। तो मैंने फिर देखा कि क्या करें, तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज चालू किया एंटरप्रेन्योर बाबा के नाम से। वो करीब 2000 फॉलोअर तक पहुंचाया। लेकिन जिस दिन मैंने चालू किया था उस दिन मेरा परिवार और मेरा ससुराल सब लोग लाइन में बैठ के हंसे कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे उससे पहले इंस्टाग्राम से सख्त नफरत थी। लेकिन वहाँ से मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम की क्या पावर है। मैंने सीखा इंस्टाग्राम चलाना, मेरी वाइफ ने सीखा, मेरी वाइफ ने अपना एक पेज चालू किया पेरेंटिंग के ऊपर। वहाँ से हमें पता चला कि इंस्टाग्राम पे आप धंधा भी कर सकते हैं। फिर कोविड का लॉकडाउन खुला, सब कुछ बैक टू नॉर्मल होने लगा। मेरी मदर लेकिन जैसे उनको कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, तो उन्होंने नाना जी को बोला कि कुछ एक नाना जी आप बना के दो जिससे मेरा ये हेयर फॉल रुके। नाना जी को आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। नाना जी ने घर में क्या ऑलमोस्ट मेडिकल रूम खोल रखा है, तो बचपन से हमने देखा है कि हमें कुछ भी दिक्कत होती थी, पेट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, तो हम लोग नाना जी के पास जाते हैं, नाना जी के पास हर चीज़ की दवाई रहती है। तो इसी वजह से मम्मी ने नाना जी को बोला। नाना जी ने 6-7 महीने लगाए उस पर रिसर्च करके पूरा एक तेल नाना जी ने बनाया, मम्मी को दिया। मम्मी ने सिरे से मना कर दिया कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे जो बच्चे कुछ बाल है वो भी मेरे चले जाएंगे, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो गया था। लेकिन नाना जी ने हिम्मत नहीं आ रही, नाना जी ने खुद पे इस्तेमाल करते रहे, यूज़ करते रहे। हर महीने मेरे पास आते थे, बोलते थे सिद्धांत देख मेरे बाल आ रहे हैं। मैं भी क्या नाना जी आप इस उम्र में कोई बाल आएंगे क्या, आप मजाक कर रहे हो क्या आप। लेकिन एक बार जनवरी 2021 में क्या हुआ, नाना जी के सर पे कुछ वाइट दिखाई दिया। अब मुझे ऐसा लगा कि वो ठंड का समय था, जो डैंड्रफ हो गया होगा नाना जी को। नाना जी बोले नहीं तू देख मेरे कुछ हाथ पे लग रहा है। हाथ लगा के देखा तो कुछ वो जैसे लगता है छोटा बाल चुभ रहे थे। मैंने फ़ोन के कैमरे से जूम करके देखा तो देखा कि वो सच में बाल थे। तब पता लगा कि ये कुछ मिरेकल हो गया।
फिर हमने सबको घर में दिया, सबको बांटा, तो सबको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और वहाँ से हमें फिर ये अवीमी हर्बल को शुरुआत करने का आइडिया है कि नाज जी ने बोला कि इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, तो इतने लोग परेशान हैं इससे, तो क्यों ना जन कल्याण के लिए इसको सबको इसको एक बिजनेस के रूप में करें। तो फिर वहाँ से अवीमी हर्बल की शुरुआत हुई। और आई थिंक कोविड के बाद सबको ही ये हेयर फॉल वाला इशू हुआ था, क्योंकि सबकी हाँ। इम्यूनिटी बहुत कम हो गई थी। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा आइडिया रहा कि यार सबके लिए करते हैं, सिर्फ घर वालों हाँ। के लिए क्यों करें, राइट। एक्चुअली क्या था कि घर में लोग रह रहे थे, तो स्ट्रेस के कारण बहुत हेयरफॉल बढ़ गया था। वैक्सीन से हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको वैक्सीन लगने के बाद उनको कोविड नहीं हुआ, लेकिन वैक्सीन के बाद उनका बहुत ज़्यादा हेयरफॉल बढ़ गया। घर में रहने की वजह से डाइट पूरा चेंज हो गया, रहन सहन पूरा चेंज हो गया, तो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे लोग, तो उसके कारण एक हेयरफॉल बहुत तेज़ी से लोगों का बढ़ गया था। राइट। और जैसे अभी आपने क्लोथिंग का बताया, तो अवीमी हर्बल को स्टार्ट करने में कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा आपका? ये मैं किसी को बोलता हूँ तो उनको बड़ा अचंभा होता है। राइट। अवीमी हर्बल में आज तक हमने 1 रुपया भी नहीं डाला है। अच्छा। हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत है। Right. हमने इंस्टाग्राम की मदद से जो पहली बॉटल जो हमने बनाई थी, राइट। उसका पैसा भी हमें कस्टमर ने दिया था। ओके। मॉडर्न टर्म्स उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। राइट। हमने क्राउड फंडिंग कुछ सोचा नहीं। कस्टमर ने, क्योंकि उनको इतना हमारे कम्युनिकेशन में इतना बिलीव था, इतना ट्रस्ट था, तो कस्टमर ने हमें एडवांस पैसा भेजा, बोला 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, आप पैसा रखो, लेकिन हमें प्रोडक्ट बना के भेज देना। ओके। तो आज तक हमने 1 रुपया भी इसमें डाला नहीं है, और इसमें से कहीं ना कहीं अपने अपनी फैक्ट्री के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए निकाला ही है पैसा। फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए चैलेंज होता है। कोई कुछ भी शुरू करता है तो कितना फीडबैक लेना चाहिए और कैसे लें जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो अपना स्टार्टिंग में? फीडबैक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक से ही, क्योंकि आपको बोलते हैं ना, जैसे अपना बेटा सबको बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो आप जब एंटरप्रेन्योर को एक प्रोडक्ट बनाता है ना, तो उसको उससे प्यार हो जाता है, और प्यार में ना कुछ उसकी खामियां छुप जाती है। अब बाहर वाले जो होते हैं ना, जो ऑडियंस है, जो पैसा दे के उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, वो सही आईना उसको दिखाते हैं। अगर कोई कस्टमर अपनी जेब से 500 रुपये निकाल के आपके प्रोडक्ट के लिए दे रहा है और वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, यानी कि आपके प्रोडक्ट में दम है। तो हम लोग ने क्या कर रखा है, हम लोग हर महीने कस्टमर से एकदम ओपन पोल करके अपने इंस्टाग्राम पेज पे फीडबैक लेते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने सर्विसेज को लेके, और ट्राई करते हैं। छोटे लेवल पे पॉसिबल था, अभी इस लेवल पे कई बार दिक्कत हो जाती है, लेकिन ट्राई करते हैं जितने भी जो नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव पोल जिन्होंने भी दिया है, उनको कांटेक्ट करें, उनसे उनकी प्रॉब्लम समझे कि उन्होंने क्यों नेगेटिव कमेंट किया है, और उसको सुधारा करें। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कस्टमर कोई भी आपको फीडबैक दे रहे हैं तो आप उसको सुने, राइट। आप एक्शन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बट एटलीस्ट अगर आप सुनेंगे तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि हाँ यार, मेरा ये जो ब्रांड है मेरी बात सुन रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपने अपने अभी तक जो भी हमने कॉन्वर्सेशन करी उसमें आपने इंस्टाग्राम के बारे में बहुत बात करी, तो कितना इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम किसी भी बिजनेस के लिए इन 2024? आज के दिन पे ना 2 तरीके से बिजनेस बिल्ड होते हैं। एक होता है इन्वेस्टर के लिए, राइट, और एक होता है खुद के लिए। तो अगर आपको इन्वेस्टर के लिए बिल्ड करना है, तब तो आप कितना भी लॉस कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप खर्चा कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाना है, स्थायी बिजनेस बनाना है, अपने खुद के लिए बिजनेस बनाना है, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, तो सोशल मीडिया इज द ओनली वे। मतलब मैं इसके अलावा कोई आज के दिन पे वे ही नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को डेली बेसिस पे कैसे एजुकेट करेंगे। आप अपनी कस्टमर को क्या है, पहले कैसे था, उसको प्रोडक्ट खरीदता था वो। आपने देखा होगा आपके बचपन में भी जो एड्स आती थी टीवी पे, सपोज पैराशूट ऑयल की या किसी भी ऑयल की, तो उसमें एक लेडी आती थी, वो अपने बाल खींच के दिखाती थी कि ये हो गया। हमें, आपको और मुझे शायद पता ही नहीं कि पैराशूट का फाउंडर कौन है या वो तेल बनता कैसे है। आज के दिन पे क्यों हम लोग इन सब बड़ी ब्रांड्स को चैलेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना बैकग्राउंड स्टोरी दिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट बनता कैसे है, उसमें क्या जा रहा है, इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके अंदर। कस्टमर को ये सब जानना है, फाउंडर कौन है, ब्रांड क्या विजन लेके आ रहा है, किस चीज के लिए खड़ा होता है। कस्टमर ना अभी स्टोरी खरीदता है। हाँ, ऑथेंटिसिटी भी उससे उसको लगती है कि हाँ यार ऑथेंटिक ब्रांड है। प्रोडक्ट तो एक पार्ट है, उसके पीछे जो पूरी स्टोरीज है ना, कस्टमर उसको खरीदना चाहता है। पैसा जो वो 500 रुपये निकाल के दे रहा है, वो उसके लिए दे रहा है। तो सोशल मीडिया के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है कि आप मुफ्त में, फ्री में कस्टमर तक ये बात पहुंचाओ। राइट। मतलब फ्री की चीज़ की ना हमें कई बार वैल्यू नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा फ्री का अगर कोई इसको सही से यूज़ करना सीख जाए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड हो सकता है। राइट। आई थिंक जैसे आपने बोला कि अगर आप इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो भी एक स्किल है जो आपने और आपके मतलब फैमिली ने सीखी, मुझे लगता है, राइट, अपने पूरे एम्पायर को बिल्ड करने में। तो मुझे काफ़ी अच्छी एडवाइस लगेगी कि कोई भी अगर कुछ भी बिल्ड कर रहा है तो मेक श्योर करो कि आप सोशल मीडिया पे ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग करो, ऐसा नहीं आप कुछ भी बनाओ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं लोगों से मिलता हूँ तो कई बार जैसे मुझे क्वेश्चन आता है कि मैं डॉक्टर हूँ,
तो मैं भी सोशल मीडिया पे आऊँ क्या? मैं लॉयर हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आऊँ क्या? मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आऊँ क्या? मेरे हिसाब से आप चाहे सर्विस दे रहे हो चाहे प्रोडक्ट बेच रहे हो, राइट, आपको सोशल मीडिया पे रहना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए बड़े बड़े क्रिकेटर जिनको कोई विजिबिलिटी की दिक्कत नहीं है, वो भी सोशल मीडिया पे अपना पेज चला रहे हैं, सोशल मीडिया को मैनेज करें, क्योंकि उनको एंडोर्समेंट या उनकी जो ब्रांडिंग, जब उनका प्रोफाइल बनता है या जब उनकी ब्रांड इमेज बनती है, उनके सोशल मीडिया पेज से ही बनती है। राइट। तो सोशल मीडिया इज पहले ऑप्शन था, अभी ऑप्शन नहीं है, अभी तो होना ही पड़ेगा। कब होने वाले हैं वो बस क्वेश्चन है। राइट। अभी जैसे आनंद महिंद्रा जी ने भी एक स्टोरी शेयर करी थी, एक ट्रक ड्राइवर है जो अपनी स्टोरी दिखाते हैं पूरी, और उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया लाइफ में। आई थिंक आपने देखी है, नहीं देखी मुझे आइडिया नहीं, बट वो बहुत वायरल हो रही है स्टोरी। तो उससे पता चलता है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव तो है ही, जैसे आपने बोला हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं, तो नेगेटिव सबको पता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट में लग रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आई होप कि मतलब और भी लोग इसको अडॉप्ट करें, आपकी बात समझें जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे, कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कोई अगर अपनी ब्रांड बिल्ड करना चाहता है तो उसके स्टेप्स या फ्रेमवर्क क्या है? जैसे आपने तो दो कर ली, तो आप तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसको कुछ आप शेयर करो। मुझे अपने लिए ब्रांड बिल्ड करना आता है, मतलब प्रॉफिटेबल ब्रांड बिल्ड करना आता है। प्रॉफिटेबल ब्रांड बिल्ड करने का सबसे फर्स्ट जो वो स्टेप है, आप अगर प्रोडक्ट बिजनेस में हैं तो प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाइए कि कस्टमर ही आपकी मार्केटिंग करना चालू करते हैं। प्रोडक्ट में अपनी पूरी जान डाल दीजिए। मेरे फैक्ट्री पे मेरे जो केमिस्ट है उनको इंस्ट्रक्शन है, मेरे अगर फैक्ट्री से कोई भी अगर बॉटल जा रही है तो वो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बॉटल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता था कि इससे बेटर प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन आपने कॉस्ट कटिंग के लिए या किसी भी वजह से आपने वो बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनाया। प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए, कॉस्ट कटिंग हम लोग बाद में करेंगे बाय स्केल। सबसे पहले तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंड, बहुत अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए। अब मार्केटिंग उसके लिए सब बस एक ही चीज़ है, सोशल मीडिया, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, अनएडल्ट्रेटेड कम्युनिकेशन। कोई भी आप जीत रहे हैं तो उसके बारे में डालिए, आप हार रहे हैं तो उसके बारे में डालिए, कस्टमर को सराहेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और आपसे फिर खरीदेंगे। अच्छा, आपके इनिशियल ऑर्डर्स कैसे आते हैं? क्योंकि मुझे लगता है हर एंटरप्रेन्योर के लिए चैलेंज होता है, कोई भी बहुत एक्साइटेड होते हैं जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई ब्रांड बनाते हैं, बट समझ नहीं आता यार इनिशियल सेल्स कैसे लाए, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगेन वो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ तो समझ में आएगी, चलो ठीक है इंस्टाग्राम से लाते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस था इनिशियल सेल का? इनिशियल ऑर्डर, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। राइट, बहुत बड़ा एक चैप्टर हो गया था इसके पीछे। राइट, हम लोगों ने जून 2021 में चालू किया था। ठीक है। पहले मंथ मेरी मदर और नाना जी ने एक सोशल मीडिया मैनेजर रखे थे। इंस्टाग्राम पे वो रोज आके कुछ एक पोस्ट डाल देती थी प्रोडक्ट के बारे में। ओके। नॉट जो अभी मैं अगर देखूं तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था। प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट डाल देती थी, उससे 1-2 ऑर्डर डेली आते थे। मम्मी और नाना जी मैनेज कर लेते थे। एक ऑर्डर इंस्टाग्राम पे आया, उसकी डिटेल भेजी, शिपिंग कर दिया, डिटेल डाली, वो हो गया। जब वो महीने के एंड में वो सोशल मीडिया मैनेजर 10,000 रुपये लेके गई तो मेरे अंदर खून खोल गया, मेरे मतलब वो मारवाड़ीपना बाहर आ गया। राइट। और मुझसे वो सहन नहीं हुआ कि 10,000 रुपये 200 फॉलो करके दिए, उसने 10,000 रुपये ले गई और कुछ ऑर्डर भी ज़्यादा है नहीं। मैंने अपनी वाइफ को बोला, तब तक उसके खुद के, मेरी वाइफ के 1-1.5 लाख फॉलोअर हो गए थे और हमें सोशल मीडिया मोटा मोटी समझ में आ गया था चलता कैसे है। तो मेरी वाइफ ने नाना जी का एक रील बना के इंस्टाग्राम पे डाला और वो पहली रील ही ना 3-3.5 मिलियन व्यूज़ पे पहुंच गई। और जो दिन के 1-2 ऑर्डर आते थे वो 50, 60, 100 इंक्वायरीज में कन्वर्ट हो गई। अब उसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि इंस्टाग्राम पे ना बहुत ही टू एंड फ्रो होता है। हाँ। आपको पहले प्रोडक्ट की डिटेल भेजो डीएम पे भेजो, फिर वो पेमेंट की लिंक मांगेगा, फिर शिपिंग डिटेल भेजो। बहुत बार कम्युनिकेशन करना पड़ता है एक कस्टमर से। तो वो ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि 10,000 रुपये लगेगा, एक वेबसाइट बना देता हूँ। मेरी वाइफ ने सख्त मना कर दिया कि 10,000 रुपये क्या वेस्ट हो जाएंगे पूरे, मतलब क्यों वेबसाइट बना रहे हो। आपको एक्सपीरियंस था वेबसाइट का इससे पहले? नहीं। अच्छा, ओके। कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। ये रात की 10 बजे की बात है। ठीक है। मुझे सिर्फ डोमेन नेम परचेज करना आता था, क्योंकि मैंने अपनी कपड़े वाली के लिए भी काम के लिए भी एक डोमेन नेम खरीद के रखा हुआ, अभी तक कभी उसको यूज़ नहीं किया। तो मैं godaddy.com पे गया, वहाँ पर जाके मैंने avimiherbal.com खरीदा। ये है रात के 10 बजे की बात। ठीक है। मेरी वाइफ सो गई थी ये बोल के कि बंद बनाना वेबसाइट। 11:30 बजे मैंने वेबसाइट लाइव करी रात को। उस पर वेबसाइट पे कोई पेमेंट गेटवे नहीं था, खाली 2 बॉटल की फोटो थी जिसमें हाथ से लिखा हुआ था केश पल्लव और हेट ऑन P1 स्प्रे। मैंने जैसी वेबसाइट लाइव करी और इंस्टाग्राम पे उस वेबसाइट का लिंक डाला बायो में, आधे घंटे बाद जाके मैंने अपनी वाइफ को उठाया, पैसा रिकवर हो गया। आधे घंटे बाद। और ये लोग आ कैसे रहे थे इतने सारे? इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम पे वो रील वायरल हो गई थी। अच्छा, आपने वो लिंक डाल दिया होगा? हाँ, लिंक इन बायो डाल दिया, तो वो वहाँ से कस्टमर आना चालू हो गए। राइट। उस रात हम लोग सो नहीं पाए,
रात भर में करीब आ गए 5 लाख रुपए के ऑर्डर भाई साहब। फर्स्ट डे। 11:30 बजे लॉन्च करी, रात भर में आ गए 5 लाख के ऑर्डर। राइट तब मुझे लगा कि कुछ तो फोड़ा है, राइट राइट कुछ तो कर दिया। राइट। ये सिलसिला चालू रहा, मेरी वाइफ रील डालती गई, वो ऑर्डर आते गए। ये ऑर्डर करीब 100 ऑर्डर तक डेली में पहुंच गए थे। तब तक मैनेज हो रहा था दिन का। ठीक है। 18 अगस्त को ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने हमारी स्टोरी बिना पूछे डाल दी। ओके, रीशेयर कर दी होगी। राइट। नहीं, उसने पूरी कुछ स्टोरी बना के डाल दी। ठीक है। ऑर्डर्स का सैलाब आ गया। मतलब समझो जो पहले 100 ऑर्डर आते थे वो 300-400 ऑर्डर में डेली कन्वर्ट हो गए। आपको इसमें ये समझना पड़ेगा, वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे नहीं है। अच्छा, अब उस वक्त पेमेंट गेटवे अवेलेबल नहीं था। आपको वेबसाइट पे ऑर्डर करना होता था और जीपे पे जाके पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजना होता था मैनुअली। मैनुअली। तब भी 300-400 ऑर्डर आने लगे। उसके 2 दिन बाद बेटर इंडिया ने हमारे बारे में डाल दिया। अच्छा। मैं था ग्वालियर, मम्मी का फोन आया, कुछ हो गया है, नाना जी का अकाउंट में पैसा आया जा रहा है, वेबसाइट को बंद कर। मैंने वेबसाइट को बंद किया, और ज्यादा नाना जी का फोन आने लग गए, और ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे, ये क्या हो गया। हमें समझ नहीं पाया ये हुआ क्या। सो बेटर इंडिया ने भी बिना पूछे हमसे डाल दिया। और उसका क्या है, बहुत बड़ा रीच है उसका, सब न्यूज़पेपर सब जगह होता है। हमें 5 दिन के अंदर करीब 2.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया विदाउट पेमेंट गेटवे। नाना जी का फोन जो था ना वो एटम बम बन गया था। हमारे पास मोर देन 20,000 मैसेजेस थे व्हाट्सएप पे इन अ स्पैन ऑफ 5 डेज। फोन पे फोन आ रहे हैं क्योंकि कस्टमर को उनको पता नहीं चला कि माल का ऑर्डर कब डिस्पैच होगा। कोई व्हाट्सएप कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही दिक्कत वाला सिचुएशन हो गया था। क्राइम ब्रांच में कंप्लेन हुई हमारे अगेंस्ट में, क्योंकि एक कोई केरला का कस्टमर था, उसको 2 महीने तक ऑर्डर डिस्पैच नहीं हुए। हम लोग क्या करते थे, रात भर बैठ के ऑर्डर्स मिलाते थे कि किसका पेमेंट आ गया, क्योंकि वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस हो रहा है, पेमेंट व्हाट्सएप पे आ रहा है। राइट राइट। तो हम लोग मिलाते थे रात भर, जिसका पेमेंट टैली हो गया उसको सुबह डिस्पैच करते थे। तो रात को इसलिए करते थे क्योंकि रात को हमने व्हाट्सएप चालू किया तो कस्टमर के फोन आना चालू होते थे। तो सुबह 6 बजे तक ये करते थे और सुबह 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक डिस्पैचिंग करते थे। और मम्मी एक तरफ प्रोडक्शन देख रही है, ऐसे करके पूरा करते थे। साइबर क्राइम में केस हुए, कंज्यूमर कोर्ट में केस हुए। लेकिन उस समय क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पे विश्वास था, हमें पता था कि हमारा विजन क्या है, हमें पता था कि हम लोग ये किस लिए कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो अनवेवरिंग रेजिलियंस के साथ हमने आगे बढ़े, सारी मुश्किलों को पार किया। करीब 3-3.5 महीने लगे सारे ऑर्डर्स पूरा करने में। जिन ऑर्डर्स जो कस्टमर हमें स्कैम बोलना चालू हो गए थे, हमारे तब 88,000 फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम पे। लोग स्कैम हमें बुलाना चालू कर दिए। इंस्टाग्राम ने हमारा पेज डाउन कर दिया था क्योंकि लोग रिपोर्ट कर रहे होंगे हमें। लेकिन आप समझिए, क्योंकि हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग था, इंस्टाग्राम को एक लेटर लिखा मैंने, एकदम इमोशनल लेटर लिखा। इंस्टाग्राम भी मजबूर हो गया। वो मैं रात को लेटर लिख के, ट्रेन में था मैं ग्वालियर से रिटर्न में, रात को लिख के सो गया कि पेज डाउन हो गया ऐसा। वो सुबह उठा तो पेज वापस से चालू था। तो जब सब कुछ सही इंटेंट से आप काम कर रहे हो तो भगवान भी फिर आपके आगे झुक जाता है, वो विवश हो जाता है कि आपके लिए सब कुछ वो रास्ता खोल देता है। फिर ये चलता रहा सिलसिला। जनवरी में फिर हमने फैक्ट्री चालू करी। जनवरी। उससे पहले आप मैन्युफैक्चर कैसे, ये खुद ही मतलब घर पे ही सब बना रहे थे? पूरा घर पे बनता था। घर पे आप समझिए खाने से ज्यादा तेल बनता था। खाना तो हम लोग बाहर से मंगवाते थे और घर पे चारों चूल्हे पे हमारे सिर्फ तेल ही बनता रहता था। और तेल भी जैसे मेरे बेटे को क्या है, वो बहुत स्मेल उससे उल्टी आती थी। अच्छा। तो जब मेरा बेटा स्कूल जाता था तब सब चढ़ाते थे तेल एकदम सुबह 6 बजे और 12-1-2 बजे तक सिर्फ तेल ही बनता रहता था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल फंडिंग अभी तक क्यों नहीं ली इस पे, क्योंकि शार्क टैंक में भी काफी हुआ था, तो मुझे लगा ये पूछना चाहिए यहाँ पे। सो एक्चुअली जैसे मैंने बताया, हमारे सोशल मीडिया की वजह से या हमारे प्रोडक्ट की एफिकेसी की वजह से हमारी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम है। हमारे क्या कस्टमर जो हमसे खरीदते हैं प्रोडक्ट, वही हमारी मार्केटिंग कर देते हैं। और वर्ड ऑफ माउथ से अच्छी मार्केटिंग कोई मार्केटिंग नहीं है। तो हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है। और हमने क्या कर रखा है, पूरी सप्लाई चेन पे कंट्रोल है हमारे। तो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी जब हमने चालू किया तो हमने आइडेंटिफाई किया कि रॉ मटेरियल्स में इतनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंडस्ट्री है। इसमें इतना एडल्ट्रेशन है जितना किसी इंडस्ट्री में नहीं है। तो हमने वहां से हमारा इंटेंट चालू हुआ। अगर हमने ये सोचा कि अगर हमें प्रोडक्ट से रिजल्ट देना है तो रॉ मटेरियल पे हमें वो टैप रखना पड़ेगा। वहां से जिद चालू हुई। हमने अभी हमारा मोर देन 80% रॉ मटेरियल हम लोग घर पे बनाते हैं। अब ये रॉ मटेरियल घर पे बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाती है और पूरा क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है। फिर प्रोडक्ट एफिकेसी देता है, प्रोडक्ट रिजल्ट देता है तो कस्टमाइज मार्केटिंग कर देता है। तो ये पूरी चेन है।
प्रोडक्ट जानदार बनता है, कम कॉस्ट पे बनता है और कम कॉस्ट पे कस्टमर एक्वायर होता है, इसलिए हम लोग बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल है। राइट। और इसके लिए हमें कभी फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी। और कहीं ना कहीं मन में एक डर है मेरे कि अगर इन्वेस्टर लेके आऊंगा तो वो हमें वो लूप में अटका देगा, एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा मुझे लगता है। हाँ वो लूप में अटका देगा हमें। और कहीं ना कहीं हम लोग अवीमी हर्बल जिस चीज़ के स्टैंड करता है क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि अभी एज अ फैमिली मैं सिंगल डिसीजन मेकर हूँ। कल को मेरे साथ कोई दूसरा बैठेगा, उसकी थिंकिंग अलग होगी, वो शायद उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, कहीं ना कहीं कॉर्नर्स कट करने को बोलेगा, हाँ, वो आपको बोलेगा। तो वो एक मन में घबराहट है। हम लोग सारे इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, जो मेरे थिंकिंग के साथ अलाइन करेगा उसको हम लोग ऑनबोर्ड करेंगे, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अभी आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल्स में क्या मतलब परसेंटेज क्या है उन दोनों की? सो अभी हम लोग 100% ऑनलाइन है। ओके। उसके पीछे रीजन क्या है, अभी मेरी जो फैक्ट्री है वो 10,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है, बहुत ही छोटी फैक्ट्री है। अभी डेली बेसिस पे हमारी एक ही फाइट चल रही होती है स्टॉकआउट की। ओके। डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोडक्ट स्टॉकआउट होता है और लड़ाई चल रही होती है कि कैसे उसको वापस से स्टॉक उसका बनाए। राइट। तो अभी मैं एक्सपेंशन अभी इन टर्म्स ऑफ सेल्स चैनल अभी मैं नहीं कर सकता। मेरी नई फैक्ट्री बन रही है जो कि 2-2.5 महीने में तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ऑफलाइन चालू करेंगे और बहुत ही बड़े रूप में ऑफलाइन चालू करेंगे। नाइस नाइस, क्योंकि ऑनलाइन इतना प्यार मिला है तो ऑब्वियसली ऑफलाइन भी आपको सेम ही प्यार मिलेगा, और जितना ज़्यादा एक्सेस लोग कर पाएंगे अच्छे प्रोडक्ट को, उतने ही ज़्यादा लोगों के लिए भी अच्छा है मुझे लगता है। तो जो नई फैक्ट्री है क्या साइज में बना रहे हैं अभी हम? हाँ, सो मजे की बात यह है, इससे जो भी नई फैक्ट्री हमने खरीदी है उससे 3 गुना छोटी फैक्ट्री का विजन लेके हम लोग शार्क टैंक में गए थे। अच्छा। और उसके लिए पैसा मांगने के लिए गए थे, लेकिन किसी कारणवश हमें वहां पर नहीं मिल पाया। राइट। आज उससे 3 गुना बड़ी फैक्ट्री हमने अपने खुद के पैसे से खरीदी है। ओके। मेरी जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है वो 10,000 स्क्वायर फीट की है, जो नई फैक्ट्री है वो 1.25 लाख स्क्वायर फीट की है। 1.25 लाख, ओ माय गॉड, 10x बड़ी है। हाँ। तो ये एक नाना जी की विजन मतलब ड्रीम फैक्ट्री है। राइट। और इस फैक्ट्री के बारे में बताऊं तो हम लोग पूरी ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं इसको। ओके। सो हम लोग खुद के सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, तो 0 पावर कंजम्पशन फ्रॉम ग्रिड। राइट। हम लोग एसी का पानी भी रिसाइकिल कर रहे हैं, तो 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। पूरा वाटर रिसाइकलिंग करेंगे हम लोग। मेरी फैक्ट्री से 0 वेस्ट लैंडफिल में जाएगा। सो हम लोग का जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो हम लोग रिसाइकिल करेंगे, उससे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फिर भी जो वेस्ट बचेगा उससे खाद बना के किसानों में बांटेंगे फ्री में। और प्लास्टिक ऑलरेडी मैं 2 टाइम्स रिसाइकिल कर रहा हूँ। अब इसके पीछे बहुत लोग बोलते हैं कि किस वजह से, मतलब कोई मार्केटिंग के लिए है ये। इसके पीछे एक बहुत छोटा सा रीजन है। एक दिन मेरा बेटा मेरी फैक्ट्री में आया और उसने मुझसे बोला, पापा प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि मुझे अपने अगर बेटे से आंख मिलानी है तो मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सिर्फ अपने बेटे के लिए, उसके एक बेटर फ्यूचर के लिए मैं ये सारे स्टेप्स ले रहा हूँ कि पावर कंजम्पशन मतलब 0 कार्बन फैक्ट्री, 0 वेस्ट फैक्ट्री। आई थिंक आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कह गए कि जितने भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए हम एक बेटर प्लैनेट छोड़ के जाए। हाँ। तो क्योंकि मैं भी सस्टेनेबल लिविंग में काफ़ी बिलीव करता हूँ, और हमारी मतलब उसमें भी एक वेबसाइट है। तो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑडियंसेस समझे कि कल को जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी और वो पूछेगी कि आप लोगों ने क्या किया, तो वी वोंट बी एबल टू आंसर इट। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप रिस्पॉन्सिबली करो कुछ भी, जरूरी नहीं आपकी फैक्ट्री हो, आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके कंट्रीब्यूट कर सकते हो टूवर्ड्स अ बेटर प्लैनेट। इसके बाद अभी मैं मैंने ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी टाइप किया है। राइट। तो मैंने अगेन सिर्फ अपने बेटे के लिए कि उसके लिए बेटर एक वर्ल्ड छोड़ के जाऊँ। राइट। मैं शायद पूरे इंडिया का या पूरे वर्ल्ड की मैं हवा साफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं सूरत की हवा साफ कर सकता हूँ। तो मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने टाइप किया है। सो वो मियावाकी फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करके मेरी वो फैक्ट्री बन जाए, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ। उसके बाद मैं खुद के पैसे लगा के कंट्रीब्यूट करके फंड रेजिंग करके और भी मैं मियावाकी फॉरेस्ट सूरत के आसपास ग्रो करना चालू करूँगा। सूरत की ना हवा बहुत ख़राब है, ये रिपोर्ट नहीं होता है। दिल्ली से भी शायद ज़्यादा ख़राब है, लेकिन यहाँ पर कोई न्यूज़ वाले ज़्यादा चैनल्स नहीं है तो रिपोर्ट नहीं होता है। तो एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सूरत की हवा वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हो जाए। राइट। बहुत ही अच्छा मतलब इनिशिएटिव है। आई होप मतलब आप इसमें सक्सेसफुल रहो और सूरत क्लीन हो जाए और फिर हम ये रेप्लिकेट कर सकें अदर सिटीज़ में। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके। अच्छा, आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस मेरे लिए है फाइनेंशियली फ्री हो जाना। ओके। सो जैसे मेरी मदर को अगर कुछ खरीदना है तो उनको ना उससे पहले सोचना ना पड़े, या मुझे कहीं छुट्टी पे जाना है तो मुझे सोचना ना पड़े। मुझे मेरी वाइफ को, मेरी मदर को, हमें गाड़ी का, गोल्ड का, ये सब चीज़ का किसी चीज़ का शौक नहीं है। हमें सिर्फ घूमने का शौक है। okay. मेरा मानना है कि जब हम मरेंगे ना तो हमारे साथ ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब यहीं पर रह जाएगी। exactly. लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हमने गेन किए हैं ड्यूरिंग आवर टर्म ऑन अर्थ, वो हमारे साथ जाएगा। तो मैं मेरे लिए सक्सेस ऐसा है कि मैं कहीं पर भी वर्ल्ड में हूँ, वहाँ से मैं अपने काम कर सकूँ,
और नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकूं। राइट मैं अभी मेक श्योर करता हूँ कि हर 2-3 महीने में मेरी मदर को या मेरी वाइफ को कहीं घूमने लेके जाऊँ, और वही मेरे लिए एक सक्सेस का मीनिंग है। राइट एंड बहुत ही अच्छा आंसर था ये। इसके जो सेकंड पार्ट है कि आपके लिए मनी क्या है? मनी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। Right. सो मनी कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, डायरेक्टली लिंक टू हैप्पीनेस है। मुश्किल समय में भी मनी जो ना हेल्प करता है उसको उससे निकल जाने में। Exactly. शायद जब हर एक की लाइफ में मुश्किल समय आता है, लेकिन अगर वो पैसा होता है ना उसके पास, तो शायद वो थोड़ा आसानी से वो निकल जाता है वो खराब समय। राइट तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि शायद मैंने एक्सट्रीम रिचनेस देखी अपनी लाइफ में और एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी अपनी लाइफ में, तो मेरे लिए शायद उसका और ज़्यादा मायने है। तो जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली फ्री तो होना है कि मुझे जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए मुझे पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, वो मैं खरीद सकूं। राइट ठीक है ठीक है। अच्छा, इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि काफ़ी चीज़ें आपने देखी हैं, अप्स एंड डाउन्स, तो क्या आपके स्ट्रगल्स और आपने उनसे सीखा क्या? आई थिंक क्योंकि ऑडियंस काफ़ी कुछ सीख सकती है आपके स्ट्रगल से। सो स्ट्रगल, जब मैं 6th में था तो मेरे फादर को पहली बार कैंसर डायग्नोस हुआ था। ओके उससे पहले हमारी दिल्ली में वजीरपुर में स्टील की फैक्ट्री थी, अच्छा जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे थी। कभी भी हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी भी ऐसा सोचना नहीं पड़ा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो कि ये कैसे मिलेगी। राइट जब पापा को कैंसर हुआ उसके बाद एक एक मतलब बोलते हैं ना, जैसे रुपए की समझ में आनी चालू हुई कि हाँ मुझे याद है, जैसे मैं शालीमार में रहता था, मॉल टाउन ट्यूशन ले जाता था, तो 10 रुपए बस की टिकट के भी बचाता था कि ये यहाँ पर 10 रुपए करीब 2 किलोमीटर वॉक कर लेता था, लेकिन कि ये 10 रुपए टिकट के ना लग जाए यहाँ से यहाँ तक के। तो उस समय ना कॉस्ट कटिंग समझ में आई कि फ्रूगल कैसे रहते हैं, जो कि बाद में मेरे बिजनेस में, लेटर ऑन बिजनेस में मुझे बहुत हेल्प करी कि फ्रूगैलिटी शुरुआत में जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो फ्रूगैलिटी कितनी जरूरी है। जैसे अवीमी हर्बल में बहुत लोग सोचते हैं कि आपकी बहुत बड़ी टीम होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आज भी हम लोग बहुत ही लीन टीम है, बहुत ही फ्रूगल वे में प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसी समय की जो कॉस्ट कटिंग की या बचत करने की लर्निंग है वो उस समय किया। मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, मुझे लोगों से शर्म आती थी, अपनी कमियां छुपाने की मुझे आदत थी। जैसे एक समय ऐसा आया था जब हम लोग स्कूल की मेरी मदर स्कूल की फीस पे नहीं कर पा रही थी, तो मुझे ना शर्म आती थी अपनी कमी छुपाने में कि मैं गरीब कैसे हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ और जब मैं सूरत आया तो मैंने ये रियलाइज किया कि ठीक है मैं गरीब हूं तो क्या हो गया, राइट बहुत लोग होते हैं। और जिस दिन मैंने अपनी कमियां सारी एक्सेप्ट कर ली ना, वहां से मेरी ग्रोथ चालू हो गई। उस दिन से मुझे याद है, मुझे ना किसी से बात करने में इतनी शर्म आती थी स्कूल टाइम पे, इतनी शर्म आती थी कि मुझे लगता था मैं इंफीरियर हूं किसी से। आज मुझे किसी भी बड़े से बड़े आदमी के सामने भी बिठा दीजिए, मैं उससे बात कर सकता हूँ। उसके पीछे खाली रीजन ये कि मेरे से ज्यादा मेरा कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। मैंने अपने ऊपर मैंने अपना मजाक बनाना सीख लिया। मैंने अपनी सारी कमियों को एक्सेप्ट कर लिया। जब मैं अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके बैठा हूँ तो कौन मेरा मजाक उड़ा सकता है या कौन मुझे नीचा दिखा सकता है। तो बिजनेस में ना ये बहुत जरूरी, जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा समय आता है जब आपको ना एकदम तली लग जाती है। उस समय ना आप अगर शर्म में रह गए ना, मांगने में रह गए, शर्म में रह गए, जैसे सपोज जब कपड़े का काम चालू किया था तो जो मेरे बायर्स थे वो पेमेंट लेट करते थे, तो अब अगर मैं उस समय शर्म में रह जाता कि सर चलो चला लो, कोई मैं चला लूंगा, ये कर लूंगा, तो मैं पीछे रह जाता। उस समय जो मैंने अपनी कमियां, ठीक है एक व्यापारी जाएगा तो जाएगा, मैं छोटा हूं तो क्या हो गया, लेकिन मैंने अपना पेमेंट मांगा, टाइम पे मांगा, मेरा पेमेंट आया तो मेरी रोटेशन घूमी, तो मेरा बिजनेस बिल्ड हुआ। तो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और आप जब तक कमी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपकी ग्रोथ भी चालू नहीं। जब आपको लगता ही नहीं कि आप में अंदर कमी है तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये 2 लेसन्स मैंने अपनी जो मेरी स्ट्रगल लाइफ थी उससे ये सीखा था, कैसे पैसा बचाया जाए और कैसे अपनी कमी को एक्सेप्ट करके उसको ग्रो किया जाए और उससे आगे बढ़ा जाए। बहुत ही अच्छी लर्निंग थी, मतलब मज़ा आ गया मुझे सुन के आपका ये आंसर। मतलब आई होप ऑडियंस भी ये सीखे, क्योंकि बहुत ही अच्छी आप बातें बता रहे हो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यही है कि हम दूसरों की लर्निंग से सीखें तभी बेटर है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि हम फाइनेंशियल साइड जाने वाले बिजनेस के रेवेन्यूज़ की बात कर रहे हैं। शार्क टैंक तक तो सबको पता था, अभी हम क्या नंबर्स कर रहे हैं और पिछले ईयर क्या नंबर किया हमने। लास्ट ईयर हमने करीब 65 करोड़ की सेल करी थी, राइट। इस साल भी लगभग हम लोग सेम करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, अभी ना मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी आ गई है, राइट। अभी हम लोग इससे ज़्यादा सेल बढ़ा ही नहीं सकते इस फैक्ट्री पे। अगर मेरी फैक्ट्री जल्दी चालू हो गई, जो नई फैक्ट्री मेरी बन रही है, अगर अगस्त सितंबर तक चालू हो गई, तो शायद ये फिगर 80-90 करोड़ तक जा सकती है इस साल का टर्नओवर।
लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं, हम लोग अभी तक प्रॉफिटेबल है, राइट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। क्या मार्जिन्स क्या है अभी हमारे business के? लगभग हम लोग अभी 20% करीब प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी है। हाँ। और जैसे कि शार्क टैंक में ये बात हुई थी कि आपके बहुत एसक्यूज काफ़ी सारे थे, तो अभी वो एसक्यूज कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी पूरी सेल में? सो ये एक ऐसी एडवाइस थी जिससे मैं शार्क टैंक में भी सहमत नहीं था, और वहां से निकलने के बाद भी सहमत नहीं ठीक था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द शार्क्स। राइट, उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे आपकी दुकान में कोई कस्टमर आया, उसको दुकान में लाने के लिए आपने 100 रुपये खर्चा कर दिया, राइट, अब आप चाहोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दुकान में खर्चा करके जाए, एग्जैक्टली। और यहीं से बिजनेस बिल्ड होता है। तो सपोज हमारे अभी 50 SKU है, हमारे फोकस SKU 10 ही है, राइट, हमने उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रखा है, लेकिन बाकी SKUs भी ऐसे हैं जिससे सपोज ये 10 SKU ऐसे हैं जिससे हमारा प्रॉफिट नहीं निकल रहा। जैसे अभी केश पलव ऑयल है, उस पर हम लोग बहुत कम मार्जिन रखते हैं, क्योंकि जब हमने घर से चालू किया था तब भी 550 रुपये का था, आज भी 550 रुपये का। उसके सामने खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, स्टाफ का, मैन पावर का, R&D का, फैक्ट्री का, सब चीज़ का, लेकिन वो प्रोडक्ट 550 में ही है, तो उसके पीछे हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए। अब वो खर्चे प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? दूसरे प्रोडक्ट से, राइट। और जब कस्टमर हमारी दुकान पे, अभी सब 100 रुपये में खर्चा करके हम कस्टमर को दुकान पे लेके आए, वो सिर्फ 500 रुपये केश पलव की ले गया, राइट, उसके बजाय उसको निकलते निकलते दिख गया, समझो गुलाबो हमारा रोज वाटर दिख गया, राइट, तो उसमें वो भी पैसा दे गया वो। तो प्रॉफिटेबिलिटी वहीं से निकलती है। आपने देखा होगा रिटेल आउटलेट्स पे भी, जैसे डीमार्ट में आप चले जाइए, बिग बाजार चले जाइए, वहां पर ना बिलिंग काउंटर के पास सस्ती चीजें रखी होती है, 100 रुपए की, 150 रुपए की, जो कि बच्चे जिद करके खरीद लेते हैं, तो वो भी AOV बढ़ाने के लिए है। तो AOV बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है D2C में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, राइट, और उसके लिए मल्टीपल SKUs चाहिए, राइट। Amazon भी, आप अगर Amazon जो एक बहुत बड़ा मार्केटप्लेस है, उसके पास से भी इनसाइट्स मिलती है ना, वो भी एक ही चीज बोलते हैं कि सिलेक्शंस होने चाहिए आपके पास, मल्टीपल सिलेक्शन होने चाहिए, एग्जैक्टली, ताकि कस्टमर एक चीज खरीदा साथ में दूसरी भी खरीद के लेके जाए। राइट, राइट। आई थिंक क्रॉस सेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपके कितने भी SKUs हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, आपने सिर्फ SKUs कस्टमर को दिखाने के लिए बनाया, और जो आपके हीरो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने बोला कि 10 ही हैं, तो आप उन्हीं 10 पे फोकस करो। तो मतलब काफ़ी मुझे मतलब सही लगा कि जरूरी नहीं कि शार्क्स जो बोले वो 100% ट्रूथ है, सबका अपना बिजनेस एक्यूमेन होता है, आप उसी हिसाब से काम करते हो, तो वो काफ़ी आई थिंक इंपॉर्टेंट मुझे पार्ट लगा। अच्छा, शार्क टैंक में आने के बाद रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आया, अगर इमीडिएट रेवेन्यू की? सो शार्क टैंक से टेलीकास्ट होने से पहले हम लोग 3 करोड़ रुपए महीने के रेवेन्यू में पहुंच गए थे। जब लोग शार्क टैंक में गए थे तब 1.25 करोड़ का कर रहे थे, राइट। शार्क टैंक से पहले वाले मंथ, जब जनवरी में टेलीकास्ट हुआ था, उससे पहले दिसंबर में हमने करीब 3-3.5 करोड़ का टर्नओवर किया था, राइट। तो एक नॉर्मल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी। शार्क टैंक वाले मंथ में हमने करीब 15 करोड़ का टर्नओवर किया था, ओके। और हमें ऐसा लगता है, जो हमने सबसे बात करी है सारे फाउंडर्स से, कि शार्क टैंक के तीनों सीजन में सबसे बड़े गेनर्स हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग ने अगेन वहां पर जाके हमने ट्रू स्टोरी अपनी बताई, जो कि कस्टमर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया उससे। और शार्क टैंक का इफेक्ट ना 2 से 3 महीने रहता है, राइट। उसके बाद ना वो खत्म ही हो जाता है, राइट। हम लोग शार्क टैंक के सेकंड मंथ में करीब 6 करोड़ का टर्नओवर किए, ओके। थर्ड मंथ में करीब 6 करोड़ का किए, और अभी भी उसी रेट को हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं, 6 करोड़ का, 5.5 का, 6 करोड़ का भी हम लोग मेंटेन चल रहे हैं, प्राइमरीली बिकॉज हम लोग उससे ज़्यादा कर नहीं सकते अभी जैसे आपने बताया कि फैक्ट्री और मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी उतनी ही है कि उतना ही बना सकते हैं हम। राइट। हमारा होप है कि हम लोग जब ये फाइनेंशियल क्लोज करेंगे तो हम लोग शायद मार्च 2025 में 10 करोड़ के पर मंथ के टर्नओवर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे, आई होप ऐसा हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और ऑडियंस तो प्यार दे ही रही है, तो व्हाई नॉट, राइट। ठीक है, आप अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो कि थोड़े कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है आपकी लाइफ में? सो मेरी लाइफ में ना मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं, ओके। और मेरी ना, जब मुझे याद है, दिल्ली में मम्मी ने मेरी कुंडली किसी को उसको दिखाई थी, पंडित को, राइट। सो उसने एक चीज़ बोली थी कि ये ना लाइफ टाइम सीखता रहेगा, ओके। और कहीं ना कहीं यही सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है जो मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रही है। तो मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस है। अभी आप, जैसे मैं रोज सुबह टॉयलेट में बैठ के यूट्यूब पे कभी इलॉन मस्क के बारे में देखता हूँ, कभी अलग अलग फाउंडर्स के बारे में देखता हूँ, तो मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस है। नाना जी से कुछ सीखा, अपनी वाइफ से कुछ सीखा, मेरी मदर से कुछ सीखा, सबसे कुछ, जीवन इसी के नाम है, सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। राइट। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप दूसरों की लर्निंग से सीखो, अपनी ही तो देखो सब सीखते हैं, बट अगर आप किसी और की लर्निंग से सीख सकते हो तो आप मतलब काफी अच्छा करोगे लाइफ में। सो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद ही गलती सीखता है और एक जो दूसरी गलती सीखता है। राइट। तो समझदार वो है जो दूसरी गलती सीख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है अभी? तो चलिए आप मतलब मुझे लग रहा है ब्रांड बन गई है, बट फिर भी फैक्ट्री है, तो पहले और अब में क्या डिफरेंस है वर्क लाइफ बैलेंस में? सो कोविड के पहले तक ना मैंने एक सबसे बड़ी गलती करी, मैंने अपनी ना फैमिली को नेग्लेक्ट कर दिया था पूरा। ओके। प्राइमरी
मुझे धुन सवार थी, और मुझे ना क्योंकि मैं सोल ब्रेड अर्नर था अपनी फैमिली का, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर मैं कमा के नहीं लाया घर पे तो घर कैसे चलेगा। तो मैं 15-15 दिन 20-20 दिन टूर पे रहता था। मैंने शायद 4 साल अपने बच्चे को ग्रो होते हुए नहीं देखा, वो मैंने मिस कर दिया। कोविड के दौरान जब ये लॉकडाउन हुआ तब मैंने रियलाइज किया कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, फैमिली टाइम। हाँ, इसको मैं छोड़ा था। तो अभी ना मैं 70% ऑफ टाइम मेक श्योर करता हूँ कि घर पे 5, 5:30, 6 बजे तक पहुँच जाऊँ। सुबह भी मैं वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा लेट, जैसे पहले मैं एनी हाउ 9:30 बजे निकल जाता था, अभी मैं कोशिश करता हूँ 11-12 बजे तक निकलूँ, अपनी वाइफ से टाइम स्पेंड करूँ, थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम कर लूँ, फोन पे जितना काम निपट सकता है निपटा लूँ, ऑफिस जाके वही मीटिंग्स करूँ या वही काम करूँ जिसमें मुझे अपने एम्प्लॉयज़ की फिजिकल प्रेजेंस डिमांड करती है। बाकी सब कुछ फ़ोन पे निपटा लिया। बहुत सारे हमने अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने चीज़ें कर रखी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट ऐप्स का हम लोग वो सहारा ले रहे हैं ताकि कम टाइम में मैक्सिमम काम कर सके। ऐसी एडवाइस जो आप अपने 18 ईयर ओल्ड सेल्फ को देना चाहोगे, क्या होगी वो? मैंने जैसा आपको बताया, जब मैं 18 साल का था तो मैं अपनी ना कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ही शाय, बहुत ही इंट्रोवर्ट एक बंदा था, जिसकी वजह से स्कूल में जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो मैं नहीं ले पाया स्टेज पे जाने की। या तो मैं अपने 18 ईयर सेल्फ को यही बोलना चाहूँगा कि जो भी कमी ना उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फ्री हो जाना चाहिए उन कमियों से, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस के बाद ही पूरी लाइफ चालू होती है। बिल्कुल। अब जैसे अभी मैं एक मौका नहीं छोड़ता स्टेज पे जाने का, मतलब बस मुझे फोन करने का कि ये स्टेज आपको मिल रहा है, क्योंकि अब कहीं ना वो बोलते ना जो मुझे स्कूल टाइम पे मैं लॉस किया उसका मैं मेकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तो मुझे जो स्टेज मिलेगा मैं उस पर जाऊंगा और उसमें मजा भी आता है। नए नए लोगों से मिलते हैं, जैसे हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला जितने लोगों से मिल रहे हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं आपकी तरह इंट्रोवर्ट था पहले, मुझे भी डर लगता था यार कैसे करेंगे, बट धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे वो डर जैसे आप करोगे उतना डर निकल जाता है, बट वो आपको मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एनी बुक्स जो आप ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहोगे जिसने आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट डाला हो? एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, बहुत ही लोगों को सबको इस बुक के बारे में शायद पता है, लेकिन ना वो इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में। और ये बुक ना मैंने अपनी लाइफ में ना घोट के पी रखी है, और ये बुक ना हर एक लेवल पे मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल करके बुक है। काफी पॉपुलर बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है और बहुत ही एज ओल्ड बुक है ये। लोग ना इसको पढ़ लेते हैं लेकिन शायद इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं और उनको लगता है कि ये ठीक है बना तो बुक है। मैंने ना एक एक चैप्टर जब ये शाइनेस से मैं अपने रिकवर करा था, मैंने इसका एक एक चैप्टर पढ़ के उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया और कहीं ना कहीं अपने नेचर का पार्ट बनाया। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा कपड़े का काम था, एक बहुत ही बड़ी ब्रांड का मुझे डीले क्रैक करनी थी। उसका जो फाउंडर है, इट इज़ अ 125 ईयर ओल्ड कंपनी और मोर देन 10,000 करोड़ का नेटवर्थ है उस फाउंडर का। अब वो मेरे ऑफिस में आ रहा था, मेरे पास उसके सामने मैं मतलब कुछ भी नहीं था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी या कुछ भी ऐसा, और मुझे उससे डील क्या करनी थी, वो मुझे अपना ब्रांड ट्रांसफर कर रहा था। सब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अपना ब्रांड मुझे ट्रांसफर करने वाला था। अच्छा। अब मैंने क्या किया, एक दिन पहले अगेन लर्निंग फ्रॉम द बुक, मैंने उसके बारे में पूरा स्टडी किया। ठीक है। मुझे पता चला उसको टैटू का बहुत शौक है। अच्छा। ठीक है। उसके पूरे हाथ पे, सर पे, सब जगह टैटू है। मैंने अपने ब्रदर को क्या बोला, जब ये आए तो 5 मिनट बाद आइयो, मेरे भाई को भी थोड़ा बहुत एक रीजनेबल लेवल का टैटू का शौक है। ठीक है। उसने एक टैटू बनवा रखा था। मैंने उसको बोला कि ये जब आके बैठे ना 5 मिनट बाद आइयो और टैटू की बात चालू कर दियो। ठीक है। ठीक है। कि अरे आप टैटू लगाते हो ऐसे करके। वो आए, बैठे, 5 मिनट बाद वो कौन आए, तो वो ओनर आए, उनके वाइस प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट आए, मेरा भाई आया, उसकी बात करनी चालू कर दी। 2 घंटा सिर्फ टैटू की बात चली है, काम की बात ही नहीं चली, क्योंकि पैशन कनेक्ट हो गया, सिर्फ टैटू 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 बात चल रही है। 2 घंटा बाद जब उठे तो बोले कि ब्रांड वो तो दे दिया आपको, मतलब ब्रांड की तो कोई बात ही नहीं हुई। वो तो अब ऑब्वियस है कि आपको ही दे रहे हैं हम, वो दे दिया। सो उस बुक में ना ये था कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसको जो पसंद है ना उसके बारे में बात कीजिए। राइट। ठीक है। तो ये मैंने सेम चीज उसमें लगाई, बिना कोई भी बिजनेस की बात करे, बिना अपने बारे में कुछ भी बखान किए कि मैं इतना वो सेल, इतना अच्छा कपड़ा बनाता हूँ, इतना ये करता हूँ, मैंने वो डील क्रैक कर दी। वाह। तो सिर्फ एक छोटे से उससे, तो वो बुक में ना मैजिक
मैजिक है उस बुक के अंदर। राइट अगर किसी ने उस बुक को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया ना, तो बिजनेस के या कोई लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में फेल नहीं हो सकता, बिकॉज सारे ह्यूमंस ना एक हैं, एक जैसे हैं, सबका थिंकिंग स्टाइल एक जैसा है। और उसमें उस बुक में ना, जैसे अपने अभी इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम की बात करते हैं ना, उस बुक में ना ह्यूमंस के माइंड का एल्गोरिथम लिखा हुआ है राइट कि ह्यूमन का माइंड कैसे काम करता है और उसका ऑन बटन या ऑफ बटन कैसे दबाने का। तो आपको कुछ भी काम कराना, किसी से भी, किसी को भी मैं खराब शब्द यूज कर रहा हूं, मैनिपुलेट करना है, तो उस बुक में उसका वो तरीका लिखा हुआ है। सो ऑडियंस, मेक श्योर आप पढ़ो और फिर करो जो भी आप करना चाह रहे हो। बुक पूरी नहीं पढ़ने का, एक चैप्टर पढ़ो, उसको महीना भर, 1.5 महीना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, ताकि वो आपके नेचर का पार्ट बन जाए, फिर सेकंड चैप्टर पे जाओ। दैट इज द राइट वे। ठीक है। ऑल्दो अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उसका आंसर आप पहले ही कर चुके हो बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि एडवाइस क्या है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपके हिसाब से, जो आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अभी जैसे मैं बताया आपको, मैं अभी जब भी मैं किसी स्टेज से उतरता हूँ, तो मुझे ना बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें ना मुझे एक चीज़ जो फील होती है, आज के टाइम पे ना जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो थोड़े डिल्यूजन है। राइट। प्राइमरली बिकॉज ये जो इन्वेस्टर्स का पूरा जो चल रहा है उसकी वजह से, और वो कहीं ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाने की जगह इन्वेस्टर के लिए बिजनेस बनाना चालू कर देते हैं। राइट। वो फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देते बिजनेस के। बिजनेस का काम एक ही चीज़ है, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन करना है, लेकिन बिजनेस एग्जिस्ट ओनली टू मेक प्रॉफिट। एग्जैक्टली। और प्रॉफिट के बिना बिजनेस नहीं बनना चाहिए। मेरा एक, मैं सबको बोलता हूँ, अभी अगर आपको लॉस में बेचना है कोई प्रोडक्ट, अभी सूरत में जैसे डायमंड बनता है, आपने अगर 100 रुपये का डायमंड बनाया, अगर उसको आप 98 रुपीज में सड़क पे भी बेचना चालू कर दो तो आपका पूरा दुकान खाली हो जाएगी। राइट। तो ट्रू एक्सेप्टेंस ऑफ योर प्रोडक्ट इज व्हेन योर प्रोडक्ट सेल्स एट योर प्राइस and customer is ready to pay for that for the product at that price, at your price. तो ट्रू एक्सेप्टेंस वही है। लॉस पे तो कोई भी बेच सकता है, इसमें कोई कलाकारी है ही नहीं। राइट। तो बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग बनाओ, अपने खुद के लिए बनाओ, और वो बिजनेस या वो लाइन चालू करो जिसमें आपको पैशन हो। नहीं तो क्या है, जो जर्नी है ना शुरुआत की 3-4 साल 5 साल की, बहुत ही वो रहती है, आप टफ रहती है, वो टफ रहती है। उसमें अगर पैशन ड्रिवन बिजनेस नहीं होगा ना, तो वो आप कर ही नहीं पाओगे, उसमें क्विट कर दोगे आप, क्योंकि वही ना, आपका पैशन ही नहीं है। आप सोचोगे इससे अच्छा तो जॉब ही थी, ऐसे तो मैं जो पहले कर रहा था वही था। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा। मैं मतलब कोई भी किसी से भी बात होती है तो मैं ये कहता हूँ कि पैशन अगर नहीं हो, आप पैशनेट नहीं हो, वो आपका गोल नहीं है जो आप करना चाह रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। करेक्ट। चाहे आप कितना ही कॉपी कर लो, चाहे कितना ही पैसा लगा लो, आप यू वोंट बी एबल टू बिल्ड दैट। तो ठीक है, इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। बहुत मजा आया मुझे तो आपके साथ बात करके, और आई होप आप 1000 करोड़ ब्रांड बनो, जैसे कि आप 10x फैक्ट्री कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ 10x रेवेन्यू भी हो, और जो भी आपने मतलब बिल्ड करना चाह रहे हो आप बिल्ड करो, और वो आप कर ही लोगे क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो। आपसे बात करके मैंने समझा कि आप बहुत ही पैशनेट से, आपने स्टोरीज भी बताई, तो बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हैविंग अस हियर। राइट।